Hare Krishna, my dear students, and welcome again to our channel Zenduka Learnings. आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूं इंड एस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट्स विथ प्रॉपर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। और इस लेक्चर को शुरू करने के पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि जो लोग इंड एस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं उनका रिवीज तो इस लेक्चर को देखने के बाद एक लिमिटेड समय में प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ कॉन्सेप्ट रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। और एक बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जिन्होंने आज तक इंड एस 103 नहीं पढ़ा है या जिनको बहुत डाउट्स हैं तो डेफिनेटली इस लेक्चर को देखने के बाद वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और नहीं पढ़ा है तो पूरा इंड एस के जो कॉन्सेप्ट्स यहां मैं बताऊंगा वो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएंगे और बहुत ही ईजी और कंसेप्चुअल तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंड एस 103 जिसका हेडिंग है बिजनेस कॉम्बिनेशन, और एक कॉन्सेप्ट एग्जांपल के थ्रू बिजनेस कॉम्बिनेशन के हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहां पर एक बात आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इंड एस 103 में बेसिकली 4 चीजों की अकाउंटिंग बताई गई है। एक एक्विजिशन अकाउंटिंग बताई गई है, एक स्टेप एक्विजिशन क्या होता है और उसकी अकाउंटिंग बताई गई है, एक रिवर्स एक्विजिशन क्या होता है और उसकी अकाउंटिंग बताई गई है, और कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग बताई गई है। उसमें से इस लेक्चर में हम सिर्फ अभी 2 बातें सीखने वाले हैं। एक एक्विजिशन क्या होता है और उसकी अकाउंटिंग क्या होगी, और एक स्टेप एक्विजिशन क्या होता है और उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, ये हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं विद प्रॉपर एग्जाम्पल और विद प्रॉपर नोट्स। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सलमान लिमिटेड नाम की, बिल्कुल एग्जांपल से शुरू करेंगे, एग्जांपल के साथ साथ ही कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। सलमान लिमिटेड नाम की एक कंपनी ने एक्वायर कर लिया दूसरी कंपनी को, नोरा लिमिटेड को, और 1 अप्रैल को यह हरकत हुई है एक्विजिशन, और इस एक्विजिशन से सलमान का नोरा पर कंट्रोल आ गया है, ऑब्टेन्स कंट्रोल। और कंट्रोल का जनरल मीनिंग तो आपको पता ही है कि एक एंटिटी जब दूसरी एंटिटी के 50% से ज्यादा इक्विटी शेयर्स एक्वायर कर लेती है तो उसका कंट्रोल आ जाता है। हालांकि वो जमाने गए जब 50% के ऊपर कंट्रोल आया करता था। अब तो जितने भी इंडेस बने हैं वो सब सब्सटेंस ओवर फॉर्म पे बने हैं। मतलब आपको ट्रांजैक्शन का सब्सटेंस देखना चाहिए, रियलिटी, असलियत देखना चाहिए, ना कि जिस लीगल रूप में वो दिख रहा है। मतलब ऐसे भी केसेस हो सकते हैं कि आपने एक कंपनी के 70% शेयर एक्वायर कर रखे हैं लेकिन उसके बावजूद भी 50 के ऊपर है, बावजूद भी कंट्रोल नहीं आया। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने केवल 40% ही शेयर ले रखे हैं, 30% ही शेयर ले रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका कंट्रोल है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखना पड़ता है, मतलब ट्रांजेक्शन की रियलिटी को देखनी पड़ती है। सारे इंडेस सब्सटेंस ओवर फॉर्म पे चलते हैं। एक जनरल से एग्जांपल, एक छोटी सी बात मैं बता देता हूं कि मान लीजिए एक एंटिटी की एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के केवल 30% शेयर ले रखे हैं, लेकिन बाकी 70% शेयर, मान लो टोटल 1 लाख है तो 70% शेयर 70,000 हैं। वो 70,000 शेयर जो है मान लो 10,000 लोगों के पास है, तो ये 30% तो एक के पास ही है, और वो 70,000 शेयर बचे हुए 10,000 लोगों के पास हैं। और कभी भी कंपनी में कोई भी रिजोल्यूशन पास करना होता है तो मीटिंग होती है, तो उसमें वो 10,000 शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो इतने कम्युलेटिवली आ नहीं पाते कि उनकी मेजोरिटी आ जाए। तो अल्टीमेटली वही रिजोल्यूशन पास होता है जो ये 30% वाला चाहता है। मतलब कहीं ना कहीं ये अपनी बात मनवा लेता है और इसका कंट्रोल आ जाता है, क्योंकि लीगल फॉर्म में तो लीगली तो ये कंट्रोल नहीं है, लेकिन इन सब्सटेंस रियलिटी असलियत तो ये है कि इसका कंट्रोल आ गया। मतलब ये कुछ नहीं होकर भी बहुत कुछ हो गया, और कई लोग बहुत कुछ होकर भी कुछ नहीं हो पाते। ये तो जीवन है। तो ऐसे ही वो जमाने गए, लेकिन हाँ फिलहाल हमने बहुत जनरल बात करी कि नहीं, देखिए दोनों ही केस में मैंने लिख दिया ऑब्टेन कंट्रोल। केस ए, सलमान ने नोरा के 100% शेयर एक्वायर कर लिए एक्विजिशन, और केस बी 70% एक्वायर किया, मतलब 30% किसी और के पास है, पर दोनों में 50% के ऊपर वाली डेफिनेशन तो है ही, तो इस केस में हम मान के चलेंगे। और सलमान लिमिटेड को यहां पर नाम दिया जाएगा इंड एस 103 के तहत एक्वायरर, और नोरा लिमिटेड जिसके शेयर एक्वायर किए गए हैं उसको यहां कहा जाएगा एक्वायरी, जिसको हम ट्रांसफर भी बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, इंड एस 103 एक्विजिशन के केस में, एक्विजिशन अकाउंटिंग के केस में बोलता है कि आपको एक्वायरर और एक्वायरी बोलना पड़ेगा। ठीक है,
अब यहां पर बड़ी सिंपल सी बात है कि सलमान लिमिटेड और नोरा लिमिटेड दोनों अपने अपने अलग अलग सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। ठीक है, यहां सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। और सलमान लिमिटेड, चूंकि नोरा लिमिटेड उसकी अब सब्सिडरी कंपनी हो चुकी, कंट्रोल आ चुका है, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनेगा। तो इंड एस 103 आपको ये बताता है कि पहली बार कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेगा। फर्स्ट सीएफएस वो इंड एस 103 के हिसाब से बनता है। यस, और अब जब तक ये कंट्रोल रहेगा सलमान का नोरा पर, तो डेफिनेटली आगे जब 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 रिपोर्टिंग डेट्स आएगी, 31 मार्च आएगा, तो हर बार कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, तो डेफिनेटली वहां पर इंड एस 110 लगेगा। इंड एस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन में आपको एक्विजिशन की अकाउंटिंग बता रहा है, उसमें भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाना है वो बता रहा है। और यहां पर अभी पहली डेट पर तो ऑब्वियसली सलमान की एक बैलेंस शीट है, नोरा की एक बैलेंस शीट है, तो दोनों की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनेगी पहली बार वो इंड एस 103 बताएगा। ठीक है, ये कंसिडरेशन मैंने यहां पर ले लिया है कि भाई ये सलमान ने नोरा का जो एक्विजिशन किया है ये 2100 रुपीज में किया है, और इस एक्विजिशन को करने में डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट 125 रुपीज की लग गई है। ठीक है, और यहां देखिए मैंने लिखा है चार्ज टू पीएनएल, तो मैं पहले ही एक बात यहां क्लियर करता हूं कि देखिए अभी मैं आपको बताऊंगा अभी कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एक्विजिशन एंड असेट एक्विजिशन। ठीक है भाई, जैसे मान लीजिए मैंने 100 रुपए की एसेट खरीदी और उसको लाने में 10 रुपए के डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट लगी, तो इन डेज 16 है पीपी पर, इंटेंजिबल है तो 38 है, तो मेरी एसेट 100 प्लस 10 110 रुपए की हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का हिस्सा होती है, कैपिटलाइज होती है एज पर रेस्पेक्टिव इंडेज। लेकिन बिजनेस कॉम्बिनेशन में ये बात मैं अभी यहां पहले क्लियर कर दूं कि अगर कोई भी एक्विजिशन हुआ है और उस एक्विजिशन को करने के लिए कोई भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, तो वो बिजनेस कॉम्बिनेशन का पार्ट नहीं है, वो पीएनएल में चार्ज होगी, उसको एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है। इसलिए मैंने यहां लिख दिया, देखिए चार्ज टू पीएनएल। तो इस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का हमें यहां कुछ नहीं करना है, अल्टीमेटली जो कंसिडरेशन है वो 2100 है। और अभी मैंने एग्जाम्पल को इजी बनाने के लिए कंसिडरेशन दे रखा है। कंसिडरेशन ऑब्वियसली वही होगा जो एक्वायरर एक्वायरी को देगा, चाहे वो कैश में दे, चाहे वो अदर एसेट्स के रूप में दे, चाहे वो सिक्योरिटीज इशू करके दे, चाहे वो अदर सिक्योरिटीज डिबेंचर्स इशू करके दे, चाहे वो कुछ भी दे, एक्वायरी कहेगा भाई जो तूने दिया बस वही कंसिडरेशन है। तो अल्टीमेटली ये कंसिडरेशन 2100 रुपीज का है। अब यहां पर मैं बैलेंस शीट आपको इस एक्विजिशन डेट एडी, ये वर्ड इंड एस 103 का है, एडी मतलब एक्विजिशन डेट, जो कि मैंने 1 अप्रैल ली है, 1 अप्रैल को आपको ये इनकी बैलेंस शीट दे रखी है, सलमान लिमिटेड की भी, नोरा लिमिटेड की भी। ठीक है, और इनको मैं कहूंगा इंडिविजुअल बैलेंस शीट, सेपरेट नहीं। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी अंतर होता है। भाई देखिए, जब आपकी जिंदगी में कोई नहीं है तो आप इंडिविजुअल हैं। तो सलमान अलग था, नोरा अलग थी लिमिटेड, दोनों की अपनी बैलेंस शीट है, तो इंडिविजुअल बैलेंस शीट है। लेकिन जब सलमान ने नोरा को एक्वायर कर लिया तो अब ये दोनों तो एक हो गए, कंट्रोल आ गया। अब जब ये दोनों अलग अलग बनाएंगे तो भाई किसी के साथ होते हुए जब कोई आप अलग अलग होते हैं तो उसे कहते हैं सेपरेट हो जाना। तो सलमान इस एक्विजिशन के बाद जब अलग अलग बनेंगे तो वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाएंगे, और जब ये कंबाइंड होकर बनेंगे तो कंसोलिडेट कहलाएंगे। तो अभी ये 1 अप्रैल की बैलेंस शीट दे रखी है, जब ये ट्रांजैक्शन हुआ उसके पहले बन चुकी थी सलमान की और नोरा लिमिटेड। सीए क्या है सर? ये कैरिंग अमाउंट है, बैलेंस शीट में जो अमाउंट होता है कैरिंग अमाउंट होता है। और नोरा लिमिटेड की जो कि एक्वायरी है, जिसको एक्वायर किया गया है, उसकी असेट्स और लायबिलिटीज की फेयर वैल्यू भी हमने दे रखी है। ऑब्वियसली फेयर वैल्यू अलग हो सकती है, इंड एस 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट सिखाता है, और यहां मैंने दे रखी है आपको कि ये जो 750 है, 800 है, 450 की 430 की फेयर वैल्यू है। और अदर असेट्स में इंक्लूडिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट भी है, ये पीपी है, इंटेंजिबल्स हैं, और कैश और कैश इक्विवेलेंट। तो ऑब्वियसली कैश की तो फेयर वैल्यू जनरली वही होती है, और बाकी अदर असेट्स की गिवन नहीं है, तो जिसकी फेयर वैल्यू नहीं गिवन है तो उसकी कैरिंग अमाउंट ही हम फेयर वैल्यू मान लेते हैं। और ऐसे ही ये अदर लायबिलिटीज जो 100 की है ये, तो ये नोरा लिमिटेड की आपको फेयर वैल्यूज भी दे रखी है। ठीक है, अब हम कोई इंड एस 103 की बात नहीं करते, बिल्कुल सिंपल वे में बात करते हैं कि भाई अल्टीमेटली अब होगा क्या। इंड एस 103 जो है बिजनेस कॉम्बिनेशन एक्विजिशन हुआ क्या है, सलमान ने नोरा को एक्वायर कर लिया तो एक्विजिशन हुआ है, तो हम एक्विजिशन की अकाउंटिंग कर रहे हैं। एक्वायरर कौन है? सलमान लिमिटेड। नोरा क्या है? एक्वायरी है। ठीक है, और एक्वायरर वो होता है जिसका दूसरी एंटिटी पे कंट्रोल आता है, कंट्रोल आना जरूरी है एज पर इंड एस 103। ठीक है,
और ये पहली बार कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा इंड एस 103 से। उसके बाद जितनी बार भी कंसोलिडेशन होगा वो इंड एस 110 से होता है, ना कि 103 से। ठीक है, तो यहां पर जो है बैलेंस शीट आपको दे रखी है इंडिविजुअल। अब मैंने सिंपल सिंपल बातें आपसे पूछी है कि भैया नोरा लिमिटेड की नेट असेट निकाल के बताओ। नेट असेट मतलब नोरा लिमिटेड यानी कंपनी की औकात, हैसियत क्या है। तो भैया मेरे पास 100 रुपए की असेट है, मेरे पास 70 रुपए की लाइबिलिटी है, तो मेरी औकात 30 रुपए की है। तो ऑल असेट्स minus all external liabilities, equity share capital and other equity reserve and surplus are not external liabilities, वो internal liabilities equity का पार्ट है। तो external liabilities और obviously एट फेयर वैल्यू लेना चाहिए। फेयर वैल्यू नहीं दे रखी है तो कैरिंग अमाउंट ही फेयर वैल्यू है। तो फेयर वैल्यू भाई मैं कोई भी व्यापार खरीदने जाऊंगा, भाई इंड एस 103 में लिखा है फेयर वैल्यू पे निकालते हैं, पर मैं ये बताना चाहता हूं कि भाई नहीं, जो लिखा है उसको छोड़ो, क्या लिखा होना चाहिए वो दिमाग में आना चाहिए कॉन्सेप्चुअली। हमें हर बार पढ़ते वक्त ये नहीं लगना चाहिए कि हम कुछ नया पढ़ रहे हैं, हमें लगना चाहिए कि हाँ यार ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो नेट असेट फेयर वैल्यू पे निकालूंगा, अरे मैं कोई व्यापार खरीदने जाऊंगा या कोई इंडिविजुअल असेट भी खरीदने जाऊंगा तो वो कितने की, मुझे उससे क्या मतलब बुक्स में, या मैंने उस सामने वाले ने कितने में ली थी उससे क्या मतलब, उसकी जो आज वैल्यू होगी उस हिसाब से तो मैं पैसा दूंगा उसको, खरीदूंगा। तो मैंने यहाँ पर ये नोरा लिमिटेड की पीपी की फेयर वैल्यू 800, इंटेंजिबल असेट 430, अदर कैश एंड कैश अदर असेट्स 200, यहां पर ये ले ली माइनस अदर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज ये ले ली। तो 800 प्लस 430 प्लस 200 प्लस 120, तो ये हो गई 800 प्लस 430, एक बार चेक कर लेते, प्लस 200 माइनस 120 बराबर 1310। ये आपकी आ गई नेट असेट ऑफ नोरा लिमिटेड। ठीक है, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे है कि भैया कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकाल के बताओ। सलमान का कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या है, या नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट किसी और का है तो क्या है जो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। तो भाई केस ए जो मैंने ऊपर लिया था 100% नोरा का, सलमान के अलावा जिंदगी में कोई है ही नहीं, तो 100%, तो एनसीआई बोलते हैं नॉन कंट्रोलिंग है ही नहीं, नील। और केस बी अगर देखें तो सलमान का कंट्रोल 70 है, नोरा की जिंदगी में और भी लोग हैं 30%, तो वो नॉन कंट्रोलिंग है, लेकिन मेजोरिटी सलमान की है। तो ये भी हो गया साहब। तो मैंने बोला भैया नेट एसेट निकाल दो, आपको आती है। अरे आप सीए फाउंडेशन लेवल पर है तो आपको आ जाएगी, मैंने कहा ना आप किसी भी स्टेज पर हो, कि इतने इजी तरीके से कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे कि सबको समझ में आ जाएगी बात। और फिर हमने कहा भैया कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकालो, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकालो, तो वो परसेंटेज में आपने निकाल दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई सलमान लिमिटेड ने जो नोरा लिमिटेड को एक्वायर किया है, ठीक है, कैसे किया एक्वायर, शेयर खरीद के। नोरा पे कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, नोरा लिमिटेड एक कंपनी है, उसके शेयर में मार्केट से जाके खरीद ली तो नोरा की बैलेंस शीट पे कोई फर्क थोड़ी आने वाला है। सलमान की बैलेंस शीट में जो सलमान ने उस इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो सलमान की अगर इंडिविजुअल बैलेंस शीट देखेंगे तो उसमें नोरा लिमिटेड में जो शेयर्स में इन्वेस्ट किए हैं वो ऐसे एसेट आएगा। ठीक है, अब बात हो रही है, ये पूरा इंड एस 103 बात कर रहा है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेंगे। ठीक है, और इसके बाद मैंने यहां लिखा भी है कि भाई सलमान एक तो एंट्रीज पास करना है हमें इसकी, और सीबीएस मतलब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी सलमान की। तो जाहिर सी बात है कि जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी सलमान की, तो उसमें नोरा लिमिटेड की भी असेट्स और लायबिलिटीज आएंगी। ठीक है, सलमान की असेट और लायबिलिटी सलमान की बुक्स में डेबिट और क्रेडिट है, तो नोरा की एसेट और लायबिलिटी को भी सलमान की बैलेंस शीट में लाने के लिए नोरा की एसेट और लायबिलिटी को भी सलमान की बुक्स में डेबिट और क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, और ऑब्वियसली वो किस पे करेंगे, एट फेयर वैल्यू, एट फेयर वैल्यू उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑल असेट डेबिट, ऑल लायबिलिटी टेकन ओवर क्रेडिट, तो यहां पर असेट डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, तो नेट वो 1310 आया था, तो आइडेंटिफाइबल नेट असेट अकाउंट डेबिट, इसको INA बोलते हैं। इंड एस 103 में इन नेट असेट्स को बोला गया INA, आइडेंटिफाइबल नेट असेट्स, जो कि आइडेंटिफाई हुई इस ट्रांजैक्शन में। तो आइडेंटिफाइबल नेट असेट अकाउंट डेबिट फेयर वैल्यू पे डेबिट, नेट कर दिया। आप सारी एसेट आप ऐसा भी एंट्री कर सकते थे, पीपी डेबिट, अदर असेट्स डेबिट, इंटेंजिबल्स डेबिट, टू अदर लायबिलिटीज, टू बोरोइंग्स, टू डिबेंचर्स, टू क्रेडिटर्स, टू बिल्स पेबल, जितनी भी होती हमने एक साथ ले लिया। आइडेंटिफाइबल नेट असेट अकाउंट डेबिट 1310। ठीक है, और अभी मैंने कंसिडरेशन कैश में लिया है, वो शेयर्स में भी हो सकता था, वो अदर असेट के फॉर्म में भी हो सकता था। टू कैश 2100 रुपए, वो 125 रुपीज के जो एक्सपेंसेस थे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, वो बिजनेस कॉम्बिनेशन का पार्ट नहीं है, वो एक्सपेंस की तरह एज पर इंड एस 103 पीएनएल में चले जाएंगे। ठीक है, और ये हो गया। और 2100 रुपए देकर 1310 का सामान लिया, तो आपने 790 रुपए ज्यादा दिए, तो दो ही केस में ज्यादा देता है व्यक्ति पैसे, एक तो देने वाला पागल हो, और नहीं तो सामने वाले की गुडविल है, कोई रेपुटेशन है, आपको बेनिफिट होगा भविष्य में, तो ही आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, तो उस एक्स्ट्रा पैसे को एक्स्ट्रा बेनिफिट आप को बोला जाता है कि भाई ये गुडविल है।
तो 790, मतलब एक बात क्लियर हो गई। इंड एस 103 बोलता है एक्विजिशन अकाउंटिंग में जो कंसिडरेशन आप पे कर रहे हैं और आइडेंटिफाइबल नेट एसेट आपको मिल रही है आपकी, यहाँ पे पूरा 100% ही आपका है, तो 790 रुपए जो डिफरेंस है वो गुडविल है। सर कम होता तो फायदा हो जाता, मतलब कंसिडरेशन कम देना पड़ता 1310 से, तो फायदा हो जाता तो कैपिटल रिजर्व, और उसका एक और नाम है जीओबीपी, 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 गेन ऑन बार्गेन परचेज, गेन ऑन बार्गेन परचेज, वही कैपिटल रिजर्व, वही फायदा। ठीक है, और यहाँ टू एनसीआई 0 आ गया, तो इस एंट्री के होने से जो सलमान की बैलेंस शीट है वो तो एज इट इज, अभी मैं बना के दिखाऊंगा बैलेंस शीट आपको। देखिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना बिल्कुल सिंपल है, पीपी, इंटेंजिबल्स, अदर असेट, अदर लायबिलिटीज, और सलमान की इक्विटी और सलमान के रिजर्व एंड सरप्लस एज इट इज लिख दिए। सीबीएस बनाने के लिए कुछ नया नहीं करना है, सलमान की बैलेंस शीट तो एज इट इज आपने लिख दी। ठीक है, अब उसमें नोरा की बैलेंस शीट को और जोड़ना है, उसमें सारी एसेट और एक्सटर्नल लायबिलिटीज को जोड़ना है, वो भी फेयर वैल्यू पे, तो पीपी डेबिट, इंटेंजिबल्स डेबिट, अदर असेट्स डेबिट टू अदर लायबिलिटीज, तो ये नेट आइडेंटिफाइबल एसेट 1310 की आ गई, पर ये तो 100% है ना, इसमें से 30% आपका नहीं, ये 100% है, और इस वाले केस में तो 100% ही है, तो कोई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नहीं है, एनसीआई नॉट एप्लीकेबल, देखिए आप। ठीक है, सारी एसेट्स आ गई, सारी लायबिलिटीज आ गई, जो एक्स्ट्रा पैसे दिए वो गुडविल है, तो ये गुडविल डेबिट हो गई, तो बैलेंस शीट में आ गई। ठीक है, और यस नोरा लिमिटेड की इक्विटी से और अदर इक्विटी से और इक्विटी शेयर कैपिटल से हमें कोई लेना देना नहीं है, सारी एसेट्स और एक्सटर्नल लायबिलिटीज हो जाएगी, और डिफरेंस जो आ जाएगा वो गुडविल है। तो आप देख सकते हैं ये हो गया, और ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बन गई। ये पहली बार कंसोलिडेशन हुआ है, और पहला कंसोलिडेशन हमेशा 103 के हिसाब से होता है, 103 के हिसाब से। अब आगे अगली रिपोर्टिंग डेट पर जब नोरा सलमान की सीबीएस बनेगी, जितने भी फाइनेंशियल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे वो इंड एस 110 से बनेंगे, प्रोसेस उसमें भी यही है, पर अभी हमारा कंसंट्रेशन 103 पर है। ठीक है, ये आ गया। सर अगर एनसीआई होता तो, बिल्कुल एनसीआई होता तो एक केस भी मैंने लिया ही है यहाँ पर, कि ये नॉन कंट्रोलिंग 30% है, 70% ही हमने एक्वायर किया, तो अगेन आइडेंटिफाइबल नेट एसेट अकाउंट डेबिट, देखिए इसमें भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा, तो अल्टीमेटली आप देखें पीपी वही 1800 रुपए पर है, ये 930 पर ही है, इंटेंजिबल्स अदर एसेट 600 पर ही है, ये अदर लायबिलिटी 400 प्लस 120 520 पर ही है, कहीं कोई चेंजेस ही नहीं है। ये इक्विटी और शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी ये सलमान की एज इट इज है, एज इट इज ही है। ठीक है, तो चेंज क्या हुआ सर, चेंज ये हुआ कि ऊपर देखिए आइडेंटिफाइबल नेट एसेट अकाउंट डेबिट 1310, तो आपने सलमान की बुक्स में नोरा की 1310 की लायबिलिटी एसेट लायबिलिटीज को इनकॉर्पोरेट कर लिया, पर ये तो 100% है, 30% आपका थोड़ी है। यस, तो ऑल असेट माइनस लायबिलिटी नेट एसेट 1310 का 30% आपका नहीं है, वो दूसरों का है, वो किसी और का है, तो टू एनसीआई, तो एज पर इंड एस 103 बैलेंस शीट में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट शो होगा। ये देखिए 100% असेट इनकॉर्पोरेट हो गई, 100% लायबिलिटीज इनकॉर्पोरेट हो गई, और एनसीआई आ गया 393, ये बैलेंस शीट में देखिए आप एनसीआई डिस्क्लोज कर दिया। अभी हमने बिल्कुल शेड्यूल 3 का फॉर्मेट में नहीं बनाई है बैलेंस शीट, अभी हमारा उद्देश्य कॉन्सेप्ट समझना, शेड्यूल 3 का जो एग्जैक्ट फॉर्मेट है वो उसके हिसाब से बैलेंस शीट बनी जाएगी। तो ये 393 आ गया, तो सर ये क्या हुआ 1310 माइनस 393, इसको डेबिट क्रेडिट देखो, 1310 आपने एक्वायर किया नेट उस कंपनी में, लेकिन 393 तो आपका है ही नहीं, वो तो दूसरों का है, वो दूसरों के नाम से लायबिलिटी दिखाई, वो भी एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई। तो इसका मतलब आपने जो है 2100 रुपए जो दिए हैं वो 917 के बदले में दिए इस केस में। पिछले केस में तो 2100 आपने पूरा 1310 के लिए दिया था, लेकिन नहीं, यहां पर 2100 आपने जो दिए हैं वो 917 के बदले में दिए हैं। तो अब जो डिफरेंस आ रहा है बैलेंसिंग में वो आ रहा है गुडविल 1183 आ रहा है। अब गुडविल 1183 आ गई, बस तो ये बैलेंस शीट वापस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बन गई। मतलब इंडिविजुअल बैलेंस शीट एक्वायरर की बना दो, उसमें सबसे जो एक्वायरी है उसकी असेट और एक्सटर्नल लायबिलिटीज को फेयर वैल्यू पे जोड़ दो, ठीक है, और डिफरेंस जो भी आएगा वो अल्टीमेटली डेफिनेटली यहां पर ये पिछली बैलेंस शीट में भी 2100 रुपए टू कैश हुआ, तो कैश तो कम हो गई ना, ठीक है, और यहां पर भी ये कैश का बैलेंस अदर आ गया, और यहां से भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं कि ये गुडविल 1183 आ गई, ये एनसीआई 393 आ गया, और ये बैलेंस शीट मैच हो गई। आपकी बैलेंस शीट तो मैच होनी, डबल इफेक्ट अगर आप दोगे तो नो डाउट। कैश कितना था पहले, अदर असेट्स और कैश कितना था यहाँ पर 2500 तो इसका था, वो तो आएगा ही, प्लस इसका 200 था वो भी आ जाएगा, 2500 प्लस 200 माइनस 2100, 2102 कैश हुआ है ना, तो सारे केस में कंसिडरेशन कैश में है, तो यहाँ पर ये बन गई बैलेंस शीट। और इस गुडविल को देखिए मालूम क्या कहा जाता है, पार्शियल गुडविल कहा जाता है। पार्शियल गुडविल क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें एनसीआई रिलेटेड गुडविल नहीं है,
ठीक है। और ये मेथड, एक बात और बताऊं कि एज पर इंड AS 103 की अगर हम बात करें तो एनसीआई का जो वैल्यूएशन है वो 110 में भी आता है। एनसीआई का जो वैल्यूएशन है वो दो मेथड से होता है। एक होता है पसना, PSNA, पसना, पसीना नहीं पसना, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट, और एक होता है फेयर वैल्यू मेथड पे। तो अभी जो हमने वैल्यूएशन किया ना 1310 आइडेंटिफाइबल नेट एसेट कितनी थी 1310 एक्वायरी की, हमने उसका 30% नेट एसेट का प्रोपोर्शन 30% किसी और का है, तो ये प्रोपोर्शनेट शेयर मेथड हो गया। इसमें हमने 1310 को तो नेट एसेट को लेकर आए पर 393 आउटसाइडर की दिखा दी। तो जो हमने कंपेरिजन किया वो केवल हमारे 70% का किया 2100 रुपए से, तो गुडविल उतने रिलेटेड आई। एक मेथड और होती है, दोनों मेथड में से किसी मेथड को आप फॉलो कर सकते हो, एक होती है फेयर वैल्यू मेथड। मेथड देखिए यहां पर अगेन समझना बात को, यही है आइडेंटिफाइबल नेट एसेट अकाउंट डेबिट, एंट्री वैसी होगी 1310 1310, सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज डेबिट और क्रेडिट हो गई हैं, और उसके बाद टू कैश 2100 होना ही होना है। अब ये जो एनसीआई है ना 1310 का 30% नहीं लेंगे, हम बोलेंगे कि 2100 रुपए हमने जो दिए हैं वो फेयर वैल्यू पे है ना भाई, और मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से हम ज्यादा दे रहे हैं, तो 2100 रुपए जो हम दे रहे हैं 2100 वो 70% के लिए है, तो 2100 डिवाइड बाय 70 इंटू 30, तो 30 के लिए कितना, सिंपल मैथमेटिक्स है बच्चों वाला 5वीं क्लास वाला, ठीक है। तो 900 आ गया, तो इसका मतलब हमने 900 रुपीज की एनसीआई को वैल्यूएशन 900 पे किया फेयर वैल्यू पर, कि भाई 70% की वैल्यू अगर 2100 है तो 100% की वैल्यू कैसे आएगी 3000 आएगी। आप करके देखिए, डिवाइड बाय 70 इंटू 100 करिए तो 3000 आएगी, और 30% की वैल्यू 900 आएगी, ठीक है। तो 900 आ गई। तो अब इस केस में गुडविल जो 1183 आई थी वो 1690 आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। तो अब आप देखिए सारी एसेट लायबिलिटी एज इट इज, सारी एसेट और सारी लायबिलिटीज वो तो एज इट इज ही है, लेकिन एनसीआई यहां 0 थी, यहां पे 393 थी, यहां 900 आई, तो यहां गुडविल जो है 1690 की हो गई। इसको कहा फुल गुडविल। फुल गुडविल क्यों कहा, देखिए एनसीआई 393 था पसना से, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट से, इससे आया 900, ठीक है। तो कितना ज्यादा आया एनसीआई, मतलब 393 और 900 का डिफरेंस आप देखेंगे तो 507 होगा, 507। तो गुडविल भी 1183 की जगह फिर वो 1690 का गई, इसमें भी डिफरेंस 507 का ही है। कहने का मतलब ये है कि इसको कहते हैं पार्शियल गुडविल, इसको कहते हैं फुल गुडविल। इसमें एनसीआई की वैल्यू फेयर वैल्यू पे आई है, तो जो गुडविल है उसमें वो कंप्लीट टोटल गुडविल है। और यहां पर हमने एनसीआई को प्रोपोर्शनेट शेयर डेबिट 1310 पे किया था, क्रेडिट उसी का 30% कर दिया, तो नेट हमने 70% को ही लिया है, तो 70% जो हमारे कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की रिलेटेड गुडविल है वही आई थी, तो उसे पार्शियल गुडविल और फुल गुडविल कहते हैं। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है, और एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बन गई। तो देखिए अल्टीमेटली बैलेंसिंग फिगर अबव एंट्रीज में क्या था, गुडविल था, और वो कैपिटल रिजर्व भी हो सकता था, यानी गेन भी आ सकता था, गेन ऑन बार्गेन परचेज बोलते हैं जीओबीपी, ठीक है। तो इंड AS 103 में हमने एक्विजिशन अकाउंटिंग में क्या सीखा कि एक पार्टी है एक्वायर, एक है एक्वायरी। एक्वायर का एक्वायरी रिलेशनशिप कब आएगा, जब एक्वायरर एक्वायरी पे कंट्रोल ऑब्टेन कर लेगा, और कंट्रोल ऑब्टेन जनरली 50% के ऊपर होता है, लेकिन सब्सटेंस ओवर फॉर्म को तो देखना पड़ता है, और उस हिसाब से कंट्रोल का असेसमेंट होता है, ठीक है। और यहां पर तो हमने क्लियरली बोल दिया कि भाई ऑप्टेंस कंट्रोल, दो केस ले लिए, एक 100% वाला ले लिया, एक 70% वाला ले लिया। 100% ले लिया तो एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है ही नहीं, अगर 100 से कम है तो डेफिनेटली बचा हुआ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होगा। और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो पहली बार बनेगी एक्विजिशन की डेट पर, वो इंड AS 103 से बनेगी। और कैसे बनेगी, एक्वायरर की बैलेंस शीट एज इट इज लिख दो, कुछ भी चेंज मत करो, एज इट इज बिल्कुल वैसा का वैसा लिख दो, और फिर जो एक्वायरी है उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज को फेयर वैल्यू पे इनकॉर्पोरेट करो। एसेट्स डेबिट आ गई, लायबिलिटी भी आ गई, मतलब नेट एसेट आ गई, लेकिन उसमें से जितना परसेंट एनसीआई का है वो एनसीआई के नाम से आ जाएगा। एनसीआई दो मेथड से आ सकता है, एक जो है पसना यानी प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट, एक फेयर वैल्यू मेथड से। दोनों से जो भी एनसीआई की वैल्यू आएगी, जो कंसिडरेशन आप दोगे वो टू कैश, टू अदर एसेट, टू शेयर इश्यू करोगे तो टू शेयर कैपिटल, वो तो 2100 रुपए था ही, उतने से कैश कम हो जाएगा, जो भी इफेक्ट आना होगा। और उसके अलावा जो है जो डिफरेंस आएगा वो गुडविल आएगा, या गेन ऑन बार्गेन परचेज यानी कैपिटल रिजर्व आएगा, ठीक है। और अगर पसना यूज किया आपने, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट से एनसीआई निकाला है, तो उस गुडविल को पार्शियल गुडविल कहते हैं, और उसको अदरवाइज उसको फुल गुडविल कहते हैं। दैट इज द पॉइंट, ठीक है। तो इंड AS 103 अप्लाई होता है बिजनेस कॉम्बिनेशन पर, मतलब बिजनेस एक्विजिशन पर, यानी एक्विजिशन मेथड, ठीक है ना। एसेट एक्विजिशन पर इंड AS 103 अप्लाई नहीं होता। सर मतलब ये तो पूरा बिजनेस एक्वायर किया, केवल एसेट एक्वायर किया होता तो उस पर एप्लीकेबल नहीं होता। हाँ सर वो तो बिल्कुल सही बात है, अगर आप कोई पीपीई एक्वायर करते केवल तो इंड AS 16 लग जाता, इंटेंजिबल एसेट एक्वायर करते तो इंड AS 38 लग जाता। तो यस, इंड AS 103
इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एसेट एक्विजिशन। तो सर एसेट एक्विजिशन और जो है बिजनेस एक्विजिशन की अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है आखिर? भाई 103 की अकाउंटिंग हमने सीख ली, तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात मैं कहता हूं यहां पर कि सलमान लिमिटेड ने नोरा लिमिटेड को एक्वायर कर लिया और जो है वो कंट्रोल ऑब्टेन कर लिया, कंसिडरेशन कैश में पे कर दिया 39,000 का, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट 1,000 रुपए की है, मतलब अगर देखें तो टोटल 39,000 तो कंसिडरेशन दिया और 1,000 रुपए का खर्चा और हुआ। और नोरा लिमिटेड की जो बैलेंस शीट है वो ये रही, देखिए आप नोरा लिमिटेड की बैलेंस शीट एक्विजिशन डेट पे ये रही, लैंड है और अदर पीपी है और इंटेंजिबल्स है, ठीक है। तीन एसेट्स हैं, लैंड, इंटेंजिबल्स और अदर पीपी, अदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और इक्विटी है केवल, कोई रिजर्व, सिंपल बैलेंस शीट मैंने बनाई है। और यहां पर मैंने इन लैंड की और तीनों एसेट्स की फेयर वैल्यू भी आपको दे रखी है, ठीक है। अब आपको अज्यूम करना है कि ये बिजनेस कॉम्बिनेशन है तो क्या अकाउंटिंग होगी, और असेट एक्विजिशन है केवल, बिजनेस एक्विजिशन नहीं है, असेट एक्विजिशन है तो क्या अकाउंटिंग होगी। सर आखिर इन दोनों में अंतर क्या होता है, बिजनेस एक्विजिशन और असेट एक्विजिशन में? देखिए जनरल मीनिंग तो समझ में आता है। बिजनेस का मतलब क्या होता है भाई, बिजनेस का मतलब क्या होता है, उसमें इनपुट भी होगा, प्रोसेस भी होगी, आउटपुट भी होगा। बिजनेस की पूरी डेफिनेशन इंड AS 103 में दी हुई है, क्लियर। भाई कई बार ऐसा होता है ना कि आपने केवल जो है ना जबरदस्ती लैंड, आपको लगा कि भाई ये लैंड, अदर पीपी और इंटेंजिबल्स खरीद लेते हैं और फिर एक कंपनी बना लेते हैं, या आपने किसी लैंड, बिल्डिंग को और कोई भी एसेट को खरीदना था तो अननेसेसरी कंपनी केवल बना ली, उस कंपनी में वो एसेट रखे और बिजनेस कॉम्बिनेशन दिखा दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो उसके कई इंपैक्ट होते हैं, टैक्स इंपैक्ट होते हैं, वो सब हमें नहीं सोचना अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, सिंपल बात कर रहे हैं कि अगर एसेट केवल ऐसा बोला जाए लैंड खरीदा, अदर पीपी खरीदा और इंटेंजिबल्स खरीदा, तो अगर ये एसेट एक्विजिशन है तो इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? भाई हम ये बोल रहे हैं कि हमने इस कंपनी की तीनों एसेट खरीद ली तो एसेट एक्विजिशन है, पर लेकिन अगर शेयर्स आपने 100% जैसा मैंने ऊपर लिखा एक्वायर कर लिए, क्लियर है, तो आपका कंट्रोल आ गया, तो अब इस कंपनी में है भी तीनों एसेट ही, कुछ और तो है नहीं, है ना। तो अभी हमें इस क्वेश्चन में ये नहीं देखना है कि भाई ये बिजनेस एक्विजिशन और एसेट एक्विजिशन में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। वो तो हम किसी और लेक्चर में, किसी और रिवीजन वीडियो में आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, डिटेल जो क्लास में लेता हूं उसमें तो सारी बातें, एक एक चीज पर 50-50 एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है ना। तो अभी तो आप ये मानो कि आप इसने इस बिजनेस में है ही तीन एसेट, अब ये तीन एसेट खरीदी है, बिजनेस खरीदा, बात तो एक ही है ना। लेकिन अगर ये बिजनेस कॉम्बिनेशन माना जाएगा तो 103 के हिसाब से अकाउंटिंग कैसे होगी, और एसेट एक्विजिशन होगा तो अकाउंटिंग कैसे होगी, अपने को केवल ये सीखना है। तो बहुत ही आसान है सर, ये बिजनेस कॉम्बिनेशन की अकाउंटिंग तो आपने अभी बताई दी थी हमको, भाई कितने पैसे गए, टू कैश 39,000, 40,000 नहीं लेंगे, 40,000 वो तो 1,000 की एंट्री देखो अलग की है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश 1,000 और P&L टू डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, खत्म। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट बिजनेस एक्विजिशन की कॉस्ट का हिस्सा नहीं है, क्लियर, वो एज पर इंड AS 103 है ना। तो ये तो टू कैश देखो बिजनेस, इसमें अब आया क्या, असेट साइन, तो ऑल असेट डेबिट, आप एक ही नाम देना चाहो तो आइडेंटिफाइबल नेट असेट डेबिट कर दो, या फिर लैंड डेबिट, अदर पीपी डेबिट, इंटेंजिबल्स डेबिट, 16/7/2, फेयर वैल्यू लेना, बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट नहीं लेना, फेयर वैल्यू लेने का 16 और 2 18/7 25,000 रुपए का सामान लाए फेयर वैल्यू और 39 दे आए, 14,000 ज्यादा दे आए, तो या तो तुम्हारा दिमाग खराब है या सामने वाले की गुडविल है, इसीलिए एक्स्ट्रा पेमेंट किया जा रहा है। तो गुडविल 14,000 रुपीज का पेमेंट कर दिया आपने, ये गुडविल में डेबिट हो गई, यही अब हमने एक्विजिशन अकाउंटिंग सीखी थी। लेकिन अगर ये एसेट एक्विजिशन की डेफिनेशन में आ जाए, अगर ये एसेट एक्विजिशन है तो उस केस में तो पीपी पर इंड AS 16 लग जाएगा, 38 लग जाएगा, इंटेंजिबल्स पे और भी कोई एसेट होती दूसरा इंड AS लग सकता है। तो टोटल कॉस्ट जो है कैपिटलाइज होगी, 39,000 की एसेट्स आई है, 1,000 रुपए आपने पे किए, तो टोटल तीनों एसेट्स की मिला के कॉस्ट है 40,000। तो देखिए टू कैश यहाँ पर 40,000 हुआ, और लैंड डेबिट, अदर एसेट डेबिट, इंटेंजिबल्स कुछ भी P&L में नहीं गया। अब मुद्दा ये कि तो ज्वाइंट है, तो अब इसको कैसे बांटे, तो ऑब्वियसली फेयर वैल्यू के रेशियो में बांट देंगे। तो फेयर वैल्यू का रेशियो इनका क्या है देख सकते हैं आप, 16 और 7 23 और 2 25, ये फेयर वैल्यू जो है इसका टोटल आ रहा है 625, तो 16/25, 7/25, 2/25 के रेशियो में आपने 40,000 रुपए को बांट दिया। और ये लैंड बुक्स में भले ही कितने का था, बुक वैल्यू इस लैंड की कितने की थी, देखो भैया देखो 5,000 ही थी, लेकिन यहाँ पर 16,000 रुपए की फेयर वैल्यू थी, और आपने 16 फेयर वैल्यू पे भी नहीं लिया, आपने टोटल 40,000 दिए हैं,
तो 40,000 रुपए को 16/25, 7/25, 2/25 में बांट दिया, तो 25,600 पे लैंड डेबिट हो गया, 11,200 पे अदर पीपी डेबिट हो गई, और इनटेंजिबल्स डेबिट हो गई 3,200 पे। तो बिजनेस एक्विजिशन की अकाउंटिंग और एसेट एक्विजिशन की अकाउंटिंग में बेसिक डिफरेंस क्या है कि पहली बात तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो होगी वो एसेट एक्विजिशन में तो एसेट की कॉस्ट का पार्ट होगी, कैपिटलाइज होगी, और बिजनेस कॉम्बिनेशन के केस में वो बिजनेस जो है एसेट की कॉस्ट का, नेट एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं होगी, वो सेपरेटली उसकी अकाउंटिंग होगी और वो पीएनएल में चली जाएगी। और दूसरी बात है एसेट एक्विजिशन पे कोई गुडविल या कैपिटल रिजर्व यानी गेन ऑन बार्गेन परचेज नहीं आएगा, लेकिन यहां पर आएगा जो एडिशनल पेमेंट किया है वो गुडविल या कैपिटल गुडविल में जाएगा, या कम पेमेंट किया है तो वो गेन ऑन बार्गेन परचेज या कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ठीक है, और इस सवाल में भी देखिए टू एनसीआई मैंने नील क्यों लिखा है, क्योंकि वो 100% एक्वायर कर लिया था, बताया आपको कि 100%, भाई एक कंपनी के 100% शेयर मैंने ले ली तो पूरा कंट्रोल मेरे पास है, नॉन कंट्रोलिंग किसी और का है ही नहीं, 100% कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मेरा है, और अब वो कंपनी के 100% शेयर मेरे हैं तो तीनों असेट मेरी होगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अगर ये बिजनेस एक्विजिशन माने तो अकाउंटिंग ऐसे होगी, और अगर ये एसेट एक्विजिशन मानेंगे तो अकाउंटिंग वैसे होगी। अब आपको दिमाग में डाउट है कि इस क्वेश्चन को देखकर समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है, बिजनेस एक्विजिशन है एसेट एक्विजिशन, तो उनमें जो डिफरेंस होता है उसके इंड AS 103 में कुछ टेस्ट दिए हुए हैं कि कैसे पता करें कि बिजनेस एक्विजिशन है, कि कैसे पता करें कि एसेट एक्विजिशन है। तो वो मैंने जैसे कि अभी कहा आपसे किसी और लेक्चर में, किसी और रिवीजन लेक्चर में आपको मिल जाएगा। अभी हमारा पर्पस है केवल अकाउंटिंग सीखना विद कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम आते हैं स्टेप एक्विजिशन पे, ये एक्विजिशन अकाउंटिंग हो गई। ठीक है, इन डेज में अब आते हैं स्टेप एक्विजिशन पे। सर स्टेप एक्विजिशन क्या मतलब क्या होता है, इसका भी एग्जांपल के साथ ही समझते चले जाएंगे। स्टेप एक्विजिशन का मतलब है कि एक साथ नहीं, होले होले से हवा चलती है, होले होले से दुआ लगती है, होले होले से दवा लगती है, होले होले घूंघट उठता है। भैया सलमान ने नोरा में 30% शेयर ले रखे थे और ये 6 लाख रुपए में ले रखे थे, और जाहिर सी बात है कि 30% पे भी आप कंट्रोल आ सकता है आज के जमाने में, तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ट्रांजैक्शन की रियलिटी देखना पड़ेगी। मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना कि मेरे पास 30% है, लेकिन बाकी 70% बहुत सारे लोगों के पास है और वो कभी इकट्ठे होकर आ ही नहीं पाते हैं, तो अल्टीमेटली मेरी चलती है, अल्टीमेटली मैं ही सब कुछ हूं, बिल्कुल, तो मेरा कंट्रोल है। पर यहां पर अभी मान लेते हैं कि अभी 50% वाला नियम लगाते हैं नॉर्मल वे में, जब तक कुछ ना दिया है वैसे भी वही लगता है। तो सलमान लिमिटेड ने 30% शेयर नोरा लिमिटेड के ले रखे हैं, कंट्रोल नहीं, और 6 लाख रुपए में लिए थे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो आप जानते हैं कि 20% है, उससे ऊपर पे जनरली सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाता है और 50% तक वो रहता है, प्रभाव कंट्रोल नहीं रहता, तो उसको कहा जाता है एसोसिएट। तो नोरा जो है वो सलमान की, नोरा लिमिटेड सलमान लिमिटेड की, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो उसको कहा जाएगा एसोसिएट है। ठीक है, तो एंट्री क्या पास होगी, नॉर्मल एंट्री, अभी कोई कंसोलिडेशन की बात नहीं हुई। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट टू बैंक 6 लाख रुपए पर। ऑब्वियसली इनिशियली एसोसिएट का इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जो होता है, ठीक है ना, आपने किसी एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट किया और जब आप अपना सीएफएस बनाओगे तो उस पर इंड AS 28 लगता है, तो वो भी यही कहता है कि इनिशियली तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा, तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लिया। तो यहाँ तो कोई इंड AS जो है यहाँ पर तो कोई अभी एक्विजिशन मेथड हुई नहीं, क्योंकि एक्विजिशन मेथड कब लगती, जो अभी हमने ऊपर सीखी, कब हम नोरा की असेट और लायबिलिटी को इनकॉर्पोरेट करेंगे फेयर वैल्यू पर, कब गुडविल सीजीओ या कैपिटल रिजर्व आएगा, कब आएगा, जब एक्वायर कंट्रोल ऑब्टेन करेगा एक्वायरी पे। यहाँ पे ऑलरेडी 30% शेयर एक्वायर किए तो कंट्रोल आया ही नहीं है, लेकिन सलमान को लगा कि नहीं, नोरा पे और हक जताया जाए, तो सलमान ने एक दिन नोरा से कहा 40% शेयर और दे दो अपना। बेचारी नोरा ने 40% शेयर दे दिए और ये 19,50,000 में 40% खरीद लिए। अब पहले 30 था, अब 40 और ले लिया तो 70% हो गया। तो आज जो डेट होगी ना उसे एडी कहा जाएगा। एक्विजिशन डेट उसी डेट को कहते हैं जिस दिन कंट्रोल आता है। यस, ठीक है। और ऑलरेडी जो 30% शेयर थे वो 6 लाख के थे, लेकिन उसकी आज की वैल्यू 7,80,000 है। ये फेयर वैल्यू आपको दी गई है। यहाँ इंड AS 28 भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा दूंगा, ठीक है ना। और इसी दिन से, जिस दिन ये कंट्रोल ऑब्टेन हुआ है, इसी दिन से इंड AS 103 लगेगा। मतलब पहली बार कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो बनेगी, जो ऊपर हमने सीखी, जिसमें एक्वायरी की एसेट्स लायबिलिटीज को फेयर वैल्यू पे पूल कर ले लेते हैं, इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, और जो भी कंसिडरेशन पे करते हैं उसका डिफरेंस गुडविल या जीओबीपी में आता है, वो सब। और इसी दिन से देखिए अकाउंटिंग डन की जाएगी एक्विजिशन की। इसके पहले कभी भी इंड AS 103 नहीं लगा होगा। सर वो पहले जो 6 लाख था उसका ये कौन सा इंड AS लगा, ये नॉर्मल बात कर रहे हैं, इंड AS 28 लग जाएगा कंसोलिडेशन पर।
और अगर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूं तो आपको मालूम होना चाहिए, नहीं भी मालूम है तो सुन लीजिए, इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग पर जैसे इंटरमीडिएट में हम सीए इंटर में इन एस 13 लगाते थे, वैसे ही अगर कोई एसोसिएट नहीं है, कोई ज्वाइंट वेंचर नहीं है, भाई सब्सिडरी है तो कंसोलिडेशन 110 के हिसाब से होता है, सब्सिडरी है तो कंसोलिडेशन पहली बार 103 के हिसाब से होता है, बाद में 110 के हिसाब से होता है। अगर एसोसिएट है, ज्वाइंट वेंचर है, तो जो इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग होती है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंडेस 28 के हिसाब से होती है। लेकिन अगर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग जैसे इंटरमीडिएट में एस 13 से होती थी, में से यहाँ पर इंडेस 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से होती है। ठीक है, खैर ये तो ज्यादा बातें हो गई, ज्यादा दिल पे ले लिया मैंने, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल। तो अल्टीमेटली अब एक्विजिशन डेट पे आज अकाउंटिंग होगी, जिस दिन ये 40% और लिया उसी दिन ये 50% के ऊपर आया, उसी दिन कंट्रोल आया, तो उसी दिन से अकाउंटिंग चालू होगी जो अभी हमने ऊपर की है। यस, पहली बार इंडेस 103 हमेशा एक्विजिशन डेट पर लगेगा, और एक्विजिशन डेट वो होती है जब एक्वायरर का एक्वायरी पे कंट्रोल आता है, और जब ऐसा होता है तो इसे कहते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन थ्रू एक्विजिशन। बिजनेस एक्विजिशन भी बोल सकते हैं, पर बिजनेस एक्विजिशन इज डिफरेंट फ्रॉम असेट एक्विजिशन। असेट एक्विजिशन है केवल तो इंडेस 103 नहीं लगेगा, पर बिजनेस एक्विजिशन है तो इंडेस 103 लगेगा। तो ये एक्चुअली, तो अब देखिए, अब हुआ तो ये है कि अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है जब ये स्टेप है 30 + 40, डायरेक्ट 70 नहीं था, डायरेक्ट 70 वाला तो ऊपर करवाया ही था। तो एक्चुअली अब हुआ तो ये है कि भाई पहले 30% शेयर थे और अब 40 लिए हैं, लेकिन अब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे, सुनना, हम ये अज्यूम करेंगे कि जो पुरानी है, प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी बोला गया इंडेस 103 इंडेस 28 में वर्ड, प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी जो 30% थी मान लेंगे वो सोल्ड कर दी, वो बेच दी और नई 70% ले ली। 30 भाई 30 थी, 40 आई तो 70 हो गई। इसको ऐसे सोचो कि 30 गई, 30 को हटा दिया और 70 को ले लिया, तो अल्टीमेटली तो 40 ही आई ना। तो इसी तरीके से इसकी अकाउंटिंग ऐसे होगी, इस लाइन को पढ़ लें। बट फॉर एक्विजिशन अकाउंटिंग, एक्विजिशन अकाउंटिंग जो हमने सीखी, स्टेप एक्विजिशन के केस में हम क्या करेंगे, हम ये मानेंगे कि जो पुरानी 30% थी वो जा रही है और 70% आ रही है। सर इससे होगा क्या, इससे होगा ये, देखिए समझेंगे। पहली बात तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अकाउंट डेबिट टू कैश 6 लाख से हो गई है। अब 7,80,000 उसकी आज की फेयर वैल्यू है, तो पहले तो उसको फेयर वैल्यू पे लेकर आना पड़ेगा, और तो एसेट और लायबिलिटी हमेशा एज ऑन डेट पर वैल्यू पे आती है। तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अकाउंट डेबिट 180, ये 180 कैसे आया, 7 लाख जो है 780, ये जो वैल्यू दी थी हमने फेयर वैल्यू 780 माइनस 6 लाख पुरानी वैल्यू, तो 180 से वैल्यू बढ़ा दी। तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जो पहले 6 लाख के थे अब 180 से और बढ़ गए, तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट उसका 780 हो गया। बिल्कुल हो गया, ठीक है, हाँ क्लियर। चलिए, तो ये हमारे बुक्स में भी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट आ गए। हाँ ये तो फेयर वैल्यू पे भी हैं, ये तो वो 30% ही है अभी, अब 40% और ले रहे हैं। 40% हमने एक्वायर किया, पर 40% एक्वायर किया तो इन्वेस्टमेंट डेबिट मत कर देना डायरेक्टली। अरे इन्वेस्टमेंट अगेन जो 40% आपने लिए 19,50,000 में, उसकी एंट्री नॉर्मल सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो इन्वेस्टमेंट टू बैंक की होगी, और सेपरेट बैलेंस शीट में तो इन्वेस्टमेंट आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर सेपरेट की बात ही नहीं हो रही, ये बात हो रही कंसोलिडेट बैलेंस शीट की। मतलब सलमान प्लस, जैसे ही ये 70% हुआ, जैसे ही कंट्रोल आया, वैसे प्लस सलमान प्लस नोरा की बैलेंस शीट बनेगी। तो सलमान की बैलेंस शीट तो एज इट इज बन जाएगी, उसमें नोरा की एसेट लायबिलिटी डेबिट होंगी, लायबिलिटी एसेट डेबिट होंगी, लायबिलिटी क्रेडिट होंगी नोरा की, ठीक है। यस, तो आइडेंटिफाइबल नेट एसेट अकाउंट डेबिट, तो नोरा की नेट एसेट कितने की वो देखना पड़ेगी भैया। तो नोरा लिमिटेड की नेट एसेट, यहां पर मैंने देखिए पहले ही दे दिया था कि ये 35 लाख रुपए की मान दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं तो निकल जाएगा एसेट माइनस लायबिलिटीज की फेयर वैल्यू से। तो 35 लाख रुपए नोरा की नेट एसेट्स हैं, तो आइडेंटिफाइबल नेट एसेट अकाउंट डेबिट 35 लाख है, तो कंफर्म हो गया। टू कैश 19,50,000, जहां डाउट नहीं पहले वो एंट्री बना लो, टू कैश। और क्या गया आपके पास से, और क्या गया, देखो पहली बात तो टू कैश 19,50,000 है, क्या 19,50,000 के बदले में 35 लाख पूरा आपका है, नहीं, इसका 70% ही आपका है, 30% अभी भी किसी और का है। अरे आपके पास 30 था, आपने 40 और लिया तो 70 तो हुआ, 30% तो अभी भी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। और मैंने एज्यूम कर लिया कि एनसीआई का वैल्यूएशन पसना पे होगा, इन डेज 103 लगना लग जाएगा, किस डेट पर, एक्विजिशन डेट पर। और एक्विजिशन डेट पर आपको उस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इस पर 103 आपको क्या दिखाना है, एनसीआई की वैल्यू। तो टू एनसीआई फेयर वैल्यू पे नहीं दिखा रहा हूं, पसना, ये 35 लाख रुपए में से 30% आपका नहीं है, तो 10,50 आपका नहीं है। तो देखिए 35 लाख
-10,50,000 ऐसा करें तो 33 लाख -10,50, तो आपने 24,50,000 रुपए की नेट एसेट आपकी है, उसके लिए 19,50 दिए केवल। सुनो पहले, 70% की वैल्यू आ गई। 35 लाख 100% आइडेंटिफाइबल नेट एसेट है नोरा लिमिटेड की, उसकी 30% नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, 70% की वैल्यू कितनी आ गई? 24,50,000। 24,50,000 के बदले में तुमने 1950 दिए होते केवल केवल केवल, तो तुम्हारा कैपिटल रिजर्व आता। लेकिन भैया तुमने 1950 नहीं दिए, ये 24,50,000 जो वैल्यू, ये जो वैल्यू 19,50,000 तुमने दिए हैं, ये केवल 40% के लिए है। यस, तो आपकी बुक्स में मैंने क्या कहा था, पहले 30 थे और अब 40 आ रहे हैं। तो या तो एक तरीका क्या होता कि 30 तो थी, अब आप केवल 40% की वैल्यूज को डेबिट कर लो, पर आपने कितने की वैल्यूज को डेबिट किया? 100%। फिर एनसीआई कितने का दिखाया? 30%। तो आपकी बुक्स में तो अभी भी 70% वैल्यू है ना। तो आपकी बुक्स में अगर आप 70% दिखा रहे हो, तो ये वाला जो कैश आपने दिया, ये तो 40% के लिए दिया है, तो जो पुराना 30% है उसको लेस करना पड़ेगा ना आपको। यस, तो मैंने यही कहा था कि अकाउंटिंग दो तरीके से हो सकती थी। जो 30% पहले था 6 लाख पर, उसकी वैल्यू 180 बढ़ गई, बढ़ा दी, अब 30% हो गया 780 पर, अब बचे हुए 40% को कर लो, तो 30 + 40 70 की अकाउंटिंग हो जाती। लेकिन नहीं, आप करेंगे 30 जो पुराना था उसको हटाएंगे और वापस से 70 को डेबिट करेंगे। तो आपने, आपकी बुक में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट थे 6 लाख पर, फिर 180 बढ़े तो 780 पे आ गए, वो डेबिट थे, वो रिकॉग्नाइज थे, अब उसको डी रिकॉग्नाइज करेंगे 780 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यस, कंसिडरेशन 19,50,000 तो केवल 40% का था, लेकिन 30% का जो कंसिडरेशन आप ऑलरेडी पे कर चुके हो वो कितना था? वो कितना था? 6 लाख + 180, 780। तो इसीलिए देखिए मैंने ऊपर यहां दिखाया है कि कंसिडरेशन जो है वो 19,50,000 + 7,80,000 27,30,000 का था, ये कंसिडरेशन है। तो कंसिडरेशन 19,50 तो अभी गए हैं, और 780 के जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आपकी बुक्स में थे वो भी चले गए, ऐसा मान लिया, वो चले गए, 30% चले गए और 70% आ गए, नेट 40% ही हो रहा है। आप देख सकते हैं, मेरी बात समझें, ये 35 लाख रुपए 100% की वैल्यू है, ये 30% चले गए, तो अब कितने की वैल्यू बची? 100 - 70% की, 70% है, अब ये 30% और चले गए, तो 30 और 30 60, तो 100 डेबिट, 60 की वैल्यू क्रेडिट, तो ये 40% की वैल्यू जो आपने पे की है वो है। तो क्या कहेंगे हम इस तरीके से समझेंगे इसको कि 35 लाख रुपीस 100% आइडेंटिफाइबल नेट एसेट है नोरा की, उसमें से 10,50,000 तो किसका था भैया? बाहर वालों का, नॉन कंट्रोलिंग। 24,50,000 हमारा 70% था, उसमें से 780 तो प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी की वैल्यू थी। तो अब जो 40% है उसकी वैल्यू आ रही है, माइनस करिए ये वाला भी, ये वाला इन 35 में से, तो ये आएगा 16,70,000। तो 16,70,000 40% की वैल्यू आ रही है, उसके बदले में हमने 19,50 दिए, 19,50,000 दिए, तो बैलेंसिंग फिगर 2,80,000 की गुडविल आ गई। यहां गेन ऑन बार्गेन परचेज भी आ सकता था। और ये हमेशा ध्यान रखें कि मैं पहले इन्वेस्टमेंट को, देखिए पहले इन्वेस्टमेंट को 180 से बढ़ा रहा हूं, और फिर 6 लाख से 180 बढ़ के 780 हुए, फिर 780 क्रेडिट कर रहा हूं। आप चाहे तो वो ऊपर जो हमने एंट्री करी ना, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अकाउंट डेबिट 180 टू पीएनएल 180, वो मत करो। आप यहाँ पे टू इन्वेस्टमेंट जो है, ऊपर 6 लाख से डेबिट, तो यहां भी 6 लाख से डेबिट कर दो, इसी एंट्री में 2 P&L कर दो तो भी चलेगा, मतलब दोनों एंट्रीज को कंबाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। और इसी एंट्री में अगर अभी मैंने एनसीआई वैल्यू किस पे की? पसना पे, मतलब 35 लाख का सीधे 30% निकाल दिया। अगर फेयर वैल्यू पे निकालते तो ये जो 35 लाख रुपए हमने 35 लाख रुपए की जो वैल्यू है आइडेंटिफाइबल नेट एसेट की, ये 35 लाख की वैल्यू 70% के लिए अगर हमने पे की है, तो 30% के लिए कितनी होती? तो उस हिसाब से एनसीआई की वैल्यू चेंज हो जाती, और एनसीआई की वैल्यू ऊपर वाली एंट्री में चेंज होती तो गुडविल चेंज हो जाती। वो निकाल के आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, ठीक है। तो ये केस था स्टेप एक्विजिशन का। तो स्टेप एक्विजिशन में आपने क्या करना है, समझिए बात को। जिस दिन स्टेप, ये तो फर्स्ट एक ही स्टेप में, 2 स्टेप में एक्विजिशन हुआ, 3 में भी हो सकता था। पहले 20% थे, फिर 25% आए तो 45 हुए, फिर 25% हुए, तो तीसरी बार जब 25% हुए तब 50% के ऊपर हुए। तो उस दिन, जिस दिन वो थर्ड एक्विजिशन हुआ होगा, उस दिन से इंड AS 103 लगेगा, बिल्कुल। तो यहां पर देखिए, अब एक बात और हम यहां कर लेते हैं कि देखिए, हाँ एक और एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा, इसमें हम थोड़ी सी बातें और समझ जाएंगे। ये कुछ एग्जांपल्स और अच्छे एग्जांपल्स हैं, आप देखें। हाँ, इसमें थोड़ा सा कंसिडरेशन को लेकर चर्चा और होगी।
सलमान लिमिटेड ने, मतलब अभी हमने क्या सीखा, जब स्टेप एक्विजिशन होता है तो ऑलरेडी कुछ इन्वेस्टमेंट आपकी बुक्स में रिकॉर्डेड होते हैं, फिर उसको उसकी फेयर वैल्यू पे लाना चाहिए, और उसके बाद जब फर्दर एक्विजिशन होता है जिससे कि कंट्रोल आता है, तो आपको पुराने वाले इन्वेस्टमेंट को डी रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए और टोटल उस दिन से इंडेक्स 103 लग जाएगा। तो अगेन जो एक्वायरी कंपनी है उसकी सारी नेट एसेट आपकी बुक्स में डेबिट क्रेडिट हो जाएगी, एसेट लायबिलिटीज, और कंसिडरेशन आप दे देंगे, कैश में दिया है तो टू कैश, डिफरेंस गुडविल या कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। दैट इज द पॉइंट। और अगर 100% एक्विजिशन किया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एनसीआई 0 होगी, और अगर आपने 70% किया है तो एनसीआई 30% है, 80% किया है तो एनसीआई 20% है, तो एनसीआई का वैल्यूएशन होगा जो कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आएगा। और एनसीआई पीएस प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट और फेयर वैल्यू दो मेथड से कैलकुलेट हो सकती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए सलमान लिमिटेड ने 25% नोरा लिमिटेड में ले रखे हैं 6 लाख रुपए। ऑब्वियसली जब लिए होंगे तो एंट्री हुई होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। 1 नवंबर को फर्दर 65% ले लिए हो गए, 90%। 1 नवंबर को 90% हो गए, 25 प्लस 65 90 हो गया। 90 हो गया तो कंट्रोल आ गया, कंट्रोल आ गया तो एक्विजिशन डेट मानी जाएगी, एक्विजिशन डेट मानी जाएगी तो इस 1 नवंबर को पहली बैलेंस शीट बनेगी दोनों की कंबाइन, वो बनेगी 103 से। और उसके बाद अब 31 मार्च को जब वापस कंबाइन बनेगी वो बनेगी 110 से। ठीक है, कंसिडरेशन में कैश दिया, 1 लाख शेयर 10 रुपए की मार्केट वैल्यू थी, उस पर इश्यू कर दिए। 7 लाख रुपए का कंसिडरेशन है जो कि भविष्य में किसी इवेंट पे देंगे, कंटिंजेंट कंसिडरेशन एज पर इंड AS 103। कंटिंजेंट कंसिडरेशन इवन इफ नॉट प्रोबेबल, फ्यूचर में होने वाला इवेंट प्रोबेबल नहीं है तो भी कंटिंजेंट कंसिडरेशन इज अ पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। लेकिन कितने पर? 7 लाख देंगे, पर उसकी आज की फेयर वैल्यू देखनी पड़ेगी जो कि 3 लाख है। तो कंटिंजेंट कंसिडरेशन दे रखा है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी दे रखी है, 1 लाख डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। और प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी जो है, मतलब ऑलरेडी जो 25% है जो कि 6 लाख रुपए की जिसकी वैल्यू थी, उसकी आज की फेयर वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है आपको 20 लाख रुपए, उसकी फेयर वैल्यू दे रखी है आपको। और जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, ठीक है ना, जो एक्वायरी है नोरा लिमिटेड, उसकी आइडेंटिफाइबल नेट एसेट तो 60 लाख की है, और आपको एनसीआई या तो पसना पे निकाल लो, पर उसकी फेयर वैल्यू डायरेक्टली दे रखी है। अब यहाँ फेयर वैल्यू आपको दिमाग नहीं लगाना, एनसीआई की फेयर वैल्यू दे रखी है। तो पहले तो मैंने कहा भैया पीसी निकालो। पीसी क्या होता है? जो तूने दिया, जो तूने दिया, लुट जाऊं उस कर्ज पे, वो वाली बात है। तो जो तूने दिया, तूने मतलब कौन? एक्वायरर। किसको दिया? एक्वायरी को। क्या दिया? 59 लाख का कैश दिया, कंसिडरेशन है। शेयर दिए 1 लाख इंटू 10 लाख के शेयर दिए। कोई कंटिंजेंसी फ्यूचर इवेंट होने की संभावना होगा तो हम कंसिडरेशन देंगे, तो भले ही वो प्रोबेबल हो या ना हो, उसकी चांसेस 50% से ज्यादा हो ना हो, क्योंकि इंडेस 37 में हम पढ़ते हैं कि लायबिलिटी अगर प्रोबेबल होती तो ही प्रोविजन बनाते हैं। लेकिन बिजनेस कॉम्बिनेशन ये कहता है कि कंसिडरेशन अगर कंटिंजेंट है तो भी उसको आज आपको कंसिडरेशन का पार्ट मानना है। तो उस पर फेयर वैल्यू पर तो 3 लाख की कंसिडरेशन हो गया, और इसके अलावा ये हो गया यहां पर। ठीक है, तो ये 59 लाख और ये 1 लाख इंटू 10 और 3 लाख, ये तो कंसिडरेशन है ही। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अकाउंटिंग कैसे होगी, अकाउंटिंग ऐसे भी हो सकती थी कि 25% ऑलरेडी बुक्स में 65 की अकाउंटिंग कर लो, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। हम पहले जो 25% बुक्स में डेबिट है उसको डी रिकॉग्नाइज करते हैं, क्रेडिट, और फिर 90 को डेबिट करेंगे, 90 की वैल्यू लेकर आएंगे। तो इसलिए जो प्रीवियस, जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में भी आप देखिए कि जो प्रीवियसली हमने पीसी निकलवाया था आपको 1950 तो पे किया था, और जो प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी थी उसकी फेयर वैल्यू 780 थी, तो कंसिडरेशन 27,30,000 था। उसी प्रकार देखिए कंसिडरेशन कैश में 1950 था और 780 पुरानी वाली इक्विटी चली गई थी। वैसे ही अभी क्या क्या जा रहा है हमारे पास से? 59 लाख का कैश जा रहा है, 1 लाख इंटू 10 के शेयर्स दे रहे हैं, 3 लाख का कंसिडरेशन और भविष्य में देंगे, कैश में देंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा जो प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी है उसकी एंट्री क्या हुई थी, ये देखो इधर, इसकी एंट्री क्या हुई थी? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन नोरा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक 6 लाख। अब जिस दिन 65% और ले लिए तो क्या हो गया? कंट्रोल आ गया, तो ये क्या कहलाई? एक्विजिशन डेट कहलाई। अब कौन सा इंडेक्स लगेगा? 103 लगेगा। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी? हाँ बनेगी। तो फिर इसको आपको इसकी फेयर वैल्यू क्या है इस 6 लाख की? आज वो दे रखी थी आपको 20 लाख रुपए, तो एंट्री पास होगी। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अकाउंट डेबिट 14 लाख टू पीएनएल 14 लाख। तो अब ये इन्वेस्टमेंट आपकी बुक्स में 20 लाख के आ गए, तो 20 लाख पे डेबिट है, तो ये मैंने एंट्री यहां दिखाई है, देखो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट टू बैंक 6 लाख की तो हो चुकी है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट टू पीएनएल 14 लाख और कर दिया हमने। हाँ, तो अब हमारी बुक्स में वो इन्वेस्टमेंट 20 लाख के हो गए, तो 20 लाख के हो गए,
तो ये 20 लाख भी कंसिडरेशन में जुड़ा। भाई ये 59 लाख गया, ये 10 लाख के शेयर जाएंगे, 3 लाख रुपए का कंटिजेंट कंसिडरेशन है, 59, 69, 72 तो ये है, और 20 लाख की जो ऑलरेडी इक्विटी वो भी चली गई, ऐसा मान लो, वो 25% जाएंगे और 90 को रिकॉर्ड करूंगा मैं, डेबिट कर लूंगा, तो 92 लाख कंसिडरेशन माना जाएगा। पहली बात, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का क्या होगा, अगर एसेट एक्विजिशन होता तो एसेट की कॉस्ट पे जुड़ती, लेकिन ये तो पीएनएल में चली जाएगी। कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बोलो कितना है सर, 25 पहले था वो तो नहीं था, 65 हो रहा है, 90 हो गया, तो फिर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बोलो गरीबों का कितना, 10% माइनॉरिटी हो गई। अब अकाउंटिंग कर लेते हैं। अब जैसे ही इन्वेस्टमेंट इसके 14 लाख के पहले एक एंट्री हो चुकी है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अकाउंट डेबिट टू बैंक 6 लाख। अब जैसे ही मैंने 65% और लिया, उस दिन इंडेक्स 103 लगना है क्योंकि कंट्रोल आ गया, तो उस दिन सबसे पहले प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी को मेरे को 6 लाख को 14 लाख पे लाना, 20 लाख पे लाना है, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट टू पीएनएल 14 लाख, फायदा हो गया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। तो अब देखो क्या हुआ, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट अकाउंट डेबिट। ये क्यों करना पड़ रहा है, अरे नोरा लिमिटेड की जो एक्वायरी है उसकी असेट और लायबिलिटी को मैं जब सलमान की बुक्स में, एक्वायरर की बुक्स में डेबिट और क्रेडिट करूंगा तो ही तो बैलेंस शीट में जुड़ के आएगी वो। तो यहां पे मैं डायरेक्टली आईएनए लिखता हूं, आप चाहे तो लैंड डेबिट बिल्डिंग पीपी अलग अलग कर सकते हैं, टू बिल्स पेबल टू क्रेडिटर्स, ऐसे कर सकते हैं। आइडेंटिफाइबल नेट एसेट की वैल्यू 60 लाख रुपए दे रखी है, आईएनए 60 लाख रुपीस दिया था ना ये मैंने एक्विजिशन डेट पर नोरा की एक्वायरी की, तो आइडेंटिफाई 60 लाख। देखो टू कैश कितना गया 59 लाख, टू शेयर कैपिटल प्रीमियम होता तो प्रीमियम 10 लाख, और कंटिजेंटली फ्यूचर में देना है तो टू कंटिजेंट कंसिडरेशन 3 लाख। यस, इंडेक्स 37 तो बोलता है प्रोविजन तभी बनाऊंगा जब प्रोबेबल होगा, पर इंडेक्स 1 कहता है कि भैया अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन के टाइम पर कोई कंटिजेंट कंसिडरेशन भी है तो भी अगर उसकी होने के चांसेस, उस इवेंट के होने के चांसेस प्रोबेबल हो या ना हो, आपको प्रोविजन बनाना ही पड़ेगा। तो टू प्रोविजन, तो 59, 69, 72 तो ये हो ही गया, हो गया। अब ये वैल्यू लॉजिकली सोचो, ये वैल्यू कितने की है, नोरा लिमिटेड की मैंने 100% एसेट लायबिलिटी ले ली यहां पर, तो 100% मेरी थोड़ी है, उसमें से ये टू एनसीआई, तो अब देखो 60 लाख का 30% नहीं लेना है, 60 लाख का 10% नहीं लेना है। 10% क्यों, 25 प्लस 65 कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 100%, 90% था ना, तो एनसीआई इस सवाल में 10% है, पिछले सवाल में 30% था, तो इस ये 10% अगर मैं पसना से लेता प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट से, तो एनसीआई की वैल्यू 6 लाख रुपए आती, लेकिन मैंने फेयर वैल्यू पे लिया, फेयर वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है इसलिए हमें दिमाग नहीं लगाना, 750। तो अब ये 100% है और ये 10% है, आप देखिए इसको, समझिए इस एंट्री को, ऑल एसेट डेबिट ऑल लायबिलिटी क्रेडिट, तो नेट एसेट 100% डेबिट हो गई नोरा की, सलमान की बुक्स में। टू एनसीआई, ये एनसीआई लायबिलिटी में आ जाएगा, तो 100 माइनस 10 कितना हो गया 90, तो मुझे 90 पे रिकॉर्ड है ना, जबकि नई वाली तो मैंने 65 ली है, तो या तो मैं केवल 65% की वैल्यू को डेबिट करता, हमने तो 90 को 100 को डेबिट करके एनसीआई 10 से क्रेडिट किया, तो हमारी बुक्स में नेट एसेट 90 की आ गई, जबकि आनी कितने की चाहिए, केवल 65 की। तो जो पुरानी 25 है टू इन्वेस्टमेंट, उसको डी रिकॉग्नाइज करेंगे, और वो कितने पर थी, 6 पे नहीं, 6 पे थी, 14 और बढ़ाए थे, 20 पे ले आए थे, ये इन्वेस्ट टू 20। तो अल्टीमेटली इसको ऐसे सोचो, 60 लाख में से 7.5 लाख तो किसी और का है, बाहर वाले का, तो 52,50,000 हमारा है 90%, लेकिन उसमें से भी जो 20 लाख है वो वैल्यू है प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी की, तो अब बचा 32 लाख, हाँ 52,50,000 में से, वो तो बैलेंसिंग में डायरेक्टली भी आ सकता है, मैं तो ऐसे ही समझा रहा हूँ कि 60 लाख में से 750 बाहर वालों का है, तो 52,50,000 हमारा, उसमें से 20 लाख तो ऑलरेडी 25% का था, तो ये 100 माइनस 10 90 बचा, ये 25% और हटा दिया, तो अब बचेगा 65%, तो 20 लाख और गए, तो अब 32,50,000 रुपए का नेट एसेट हमारी है। हाँ, और उसके बदले में हम दे कितना रहे हैं, ओ माय गॉड 59, 69, 72 दे रहे हैं, तो माइनस 72 लाख कर देंगे, तो डिफरेंस 39,50,000 की गुडविल आ जाएगी। तो कंसोलिडेट बैलेंस शीट में सलमान की एसेट लायबिलिटी इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स तो आएंगे ही, उसके अलावा नोरा की सारी एसेट फेयर वैल्यू पे आ जाएगी, लायबिलिटीज फेयर वैल्यू पे आ जाएगी, एनसीआई लायबिलिटी में आ जाएगा, बिल्कुल ये कैश कम हो जाएगा, कंसोलिडेट बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, प्रोविजन बढ़ जाएगा और गुडविल आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया यहां पर। तो अब देखिए यहां पर तो ये बात हो गई। अब एक बात और, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की बात चल रही थी, तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो सब्सिडरी में, ठीक है, चाहे वो सब्सिडरी में करते हो, चाहे वो ज्वाइंट वेंचर में करते हो, चाहे एसोसिएट में करते हो, अगर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग जो है वो वैसे तो इंडेक्स 109 से होती है, और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने पर भी इंडेक्स 27 भी एक है, ठीक है ना,
यस, जब सब्सिडरी है, एसोसिएट है, ज्वाइंट वेंचर है, तो उनके सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनते हैं, उस पर इंड एस 27 है। बिल्कुल। अगर नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है, हालांकि ये तो जब हम वो इंडेक्स पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी आएगी, जब भी एसोसिएट है, ज्वाइंट वेंचर है, सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट है और कोई कंसोलिडेशन नहीं करना है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, तो इंडेक्स 27 से बनते हैं, है ना। और अगर मान लो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग इंडेक्स 109 से होती है। अभी इसके पहले मैंने यहां पर कहा भी था कि 109 लगता है, ठीक है ना, वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लगता है पर अदर इन्वेस्टमेंट पे लगता है, ठीक है ना। तो यहां पर अब एक बात आती है सामने, देखिए, और खैर अभी 27 किस पे लगेगा वो सब सोचना नहीं, क्योंकि भाई हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए 103 पर। 103 कब लगता है, जब एक्वायरर होता है, एक्वायरी होता है, एक्वायरी सब्सिडरी होती है, यस, तभी 103 के हिसाब से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। ठीक, चलिए, तो यहां पर अब हम यहां पर ले लेते हैं। अच्छा, इनिशियली एसोसिएट के जो भी इन्वेस्टमेंट आए थे अभी, वो किस पर आए थे, एट कॉस्ट आए थे, है ना। लेकिन इंड एस 28 कहता है कि जब भी आप एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट करते हो तो इनिशियली तो कॉस्ट पर रिकॉर्ड करोगे, लेकिन बाद में आप उसको इक्विटी मेथड से रिकॉर्ड करोगे। मैंने क्यों कहा था शुरू में कि ये बात इंटर वाले बच्चों को भी समझ में आएगी, क्योंकि एस 23 इंटरमीडिएट में आप पढ़ के चलते हैं, ठीक है ना, इक्विटी मेथड। चलिए, तो यहां पर अब हम एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, बस ये जरा सा एग्जांपल से सिंपल सा, फिर ये क्लास खत्म हो जाएगी। तो इसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और इक्विटी मेथड, इससे आपको जनरल एक इक्विटी मेथड का गाइडेंस में दे दूं ताकि समझ में आ जाए आपको। देखिए यहां पर क्या हुआ, ए लिमिटेड ने 1 अप्रैल को 30% शेयर्स खरीद लिए बी लिमिटेड में 8000 में, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है कि कंट्रोल नहीं आया अभी, तो ये मान के चलेंगे, और 20% है उससे ऊपर है तो इन्फ्लुएंस है, तो ये एसोसिएट हो गया बी लिमिटेड। तो ऑब्वियसली बी लिमिटेड जो है, जब यहाँ पर जब ए लिमिटेड के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, तो उस केस में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इक्विटी मेथड से आएगा, कॉस्ट पे तो 8000 पे रिकॉर्ड हो ही जाएगा। और बी लिमिटेड जो है कैसे रिकॉग्नाइज करेगा वो मैंने यहाँ लिखा है। देखिए हुआ क्या, आप तो देशी भाषा में समझो, ए ने बी के 30% शेयर खरीदे, कंट्रोल नहीं आया, बी एसोसिएट बन गया 8000 रुपए देकर, इन्वेस्टमेंट टू बैंक 8000, इन डेज 28 से 27 सब छोड़ो अभी आप तो नॉर्मल बात चलो, ठीक है। अब भाई सीधी बात है, देखो मैंने किसी धंधे में 100 रुपए लगाए तो मेरे को 100 रुपए मेरा इन्वेस्टमेंट है, अब उसमें 10 रुपए प्रॉफिट कमाया, और मान लो मेरा 30% तो 3 रुपए मेरे, तो या तो तुम मुझे मेरे को 3 रुपए दे दो, और नहीं तो मैं मानूंगा कि भैया मेरे 100 रुपए तो लगे हुए हैं और 3 रुपए जो मैंने मेरे हिस्से के कमाई तुमने रख रखी है, तो अब मुझे तुमसे 103 लेना है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट 103 का हो गया। बस यही इक्विटी मेथड है, बस यही इक्विटी मेथड है जो बचपन में 12th क्लास में पार्टनरशिप में पढ़ते थे कि पार्टनर ने 100 रुपए की कैपिटल लगाई तो 100 रुपए लेने हैं, पार्टनर फर्म को देने हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10 रुपए है, तो अब हम या तो तुम मेरे को 10 रुपए दे दो, नहीं तो मेरी कैपिटल 110 हो जाएगी, तो पार्टनर की कैपिटल 110 हो जाएगी, मेरा पार्टनर का इन्वेस्टमेंट 110 हो जाएगा, बस वही बात है। तो इस बी लिमिटेड ने 700 रुपए तो एक्विजिशन के बाद कमाए, 100 रुपए कोई एक्सचेंज डिफरेंस था, इंडेक्स 21 लगता है, एस 11 लगता था फॉरेन एक्सचेंज पर, तो कोई एक्सचेंज डिफरेंस में प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट, अब यहां पे एक बात बोलना चाहूंगा कि इंडेस आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आज की तारीख में जो एज पर इंडेस जब हम बात करते हैं शेड्यूल 3 के हिसाब से जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनता है, तो आजकल पीएनएल 2 हिस्सों में हो गया है। पहले भी पीएनएल का एप्रोप्रिएशन पार्ट अलग होता था, ट्रेडिंग पार्ट अलग होता था, मैन्युफैक्चरिंग अलग होता था, पीएनएल अलग होता था, एप्रोप्रिएशन अलग होता था, राइट। तो अभी जो हम बात करते हैं शेड्यूल 3 के हिसाब से इंडेस बेस्ड पीएनएल की बात अगर हम करें, तो आजकल पीएनएल में एक अलग से पीएनएल तो होता ही है, उसमें एक अलग सेक्शन होता है ओसीआई का, जिसमें हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम्स दिखाते हैं, उसकी लिस्ट होती, उसका एक वहां कौन कौन सी इनकम आएगी उसमें दिमाग ना लगाएं। कुछ इनकम्स पीएनएल में, अल्टीमेटली तो दोनों पीएनएल ही मान लीजिए, ये पूरा पीएनएल है, ठीक है, इसमें यहाँ पे मान लीजिए ये पीएनएल है और ये ओसीआई का पार्ट है, यहाँ 100 रुपए आए या 50 रुपए की इनकम आई, तो अल्टीमेटली तो वो 150 ही, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस शीट में जाना है उसे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आजकल प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पीएनएल में एक नया, पीएनएल में एक हिस्सा होता है जिसमें ओसीआई बोलते हैं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो अल्टीमेटली एक्सचेंज डिफरेंस जो आया है ये तो पीएनएल ही है, खैर 700 रुपए, ये तो पीएनएल ही है। ये जो एक्सचेंज डिफरेंस आया है ओसीआई, इसी ओसीआई है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, और जो है फॉरेन एफसीटीआर मतलब फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व है, एज पर इंडेस 21, इसको हम ओसीआई में अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में दिखाते हैं, और ये रीवैल्यूएशन रिजर्व है, ये भी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाता है। तो ए लिमिटेड ने बी में 30% शेयर लिए, उसके इन्वेस्टमेंट हो गए 8000 रुपए, ये तो कॉस्ट है। लेकिन इस 700 का 30% यानी 210 ये भी मेरा है, इस 100 का 30% ये 30 रुपए ये भी मेरा है, इस 50 का 30% 15 रुपए ये भी मेरा है।
तो अल्टीमेटली कितना हो गया, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी अकाउंट डेबिट, ठीक है। अच्छा एक मिनट 30% मत निकालो, मैंने डायरेक्टली देखो लिखा शेयर ही लिख दिया, ओ हो शेयर ही लिखा है, तो लफड़ा नहीं है, लफड़ा नहीं है। तो शेयर, हाँ भाई ये 730% के बराबर ही है। मैंने वो भी टेंशन लिया, रिवीजन करवा रहा हूं मैं आपको, तो मैंने सोचा चलो शेयर ही दे देते सीधे। मतलब उसने जो भी कमाया था ना उसका 30% 700 रुपए, सिंपल सी बात है। यस ठीक है, तो ये हो गया साहब, है ना। तो इसने टोटल अल्टीमेटली भाई 8,000 रुपए मैंने इन्वेस्ट किए थे, मेरे लिए इन्वेस्टमेंट 8,000 के। अब आपने जो कमाया उसमें मेरा हिस्सा है, 700 रुपए मेरे हैं, 100 रुपए मेरे हैं और 50 रुपए मेरे हैं, तो 850 रुपए का मेरा फायदा हुआ। तो वो फायदा है तो तुम मुझे कैश में दे दो, नहीं दे रहे तो मैं मानूंगा मेरा पैसा तुमने रख रखा है, मतलब मेरे को तुमसे 8,000 के बदले में 8,850 लेने हैं, तो इसका मतलब मेरे इन्वेस्टमेंट 8850 के हो गए। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी मेथड लगाऊंगा ना मैं, तो इक्विटी मेथड यही कहती है कि इन्वेस्टमेंट 8,000 के नहीं भी 850 और जोड़ दे, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट टू पीएनएल टू शेयर इन एक्सचेंज डिफरेंस टू रिवेल्यू, इनकम बढ़ गई क्रेडिट। बिल्कुल, ये एक्सचेंज डिफरेंस पहले ओसीआई में थे तो यहाँ भी मेरे भी ओसीआई में आएंगे, रिवोल्यूशन रिजर्व उसके ओसीआई में थे तो मेरे भी ओसीआई में आएंगे, वो प्रॉफिट एंड लॉस में था 700 तो मेरे भी पीएनएल में आ जाएगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट की रिवाइज कैरिंग वैल्यू 8850 हो गई। ये क्लियर हो गई बात, ये अभी तक केवल एसोसिएट ही चल रहा है ये। ठीक है, अच्छा एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ पीएनएल आजकल दो हिस्सों में बनता है, एक तो पीएनएल सेगमेंट होता है और कुछ इनकम अदर से ओसीआई में आती है। और ओसीआई में भी जो इनकम ओसीआई में आती है ना वो दो तरह की होती है, रिक्लासिफाइड टू पीएनएल, मतलब जैसे मान लीजिए, जैसे कि मैंने ऊपर यहाँ लिखा भी आप देख लें, ये जो होता है ना ये जो एक्सचेंज डिफरेंस होता है, ठीक है ना, ये जो एक्सचेंज डिफरेंस होता है इंडेक्स 21 के हिसाब से, ये एक्सचेंज डिफरेंस जो है वो ओसीआई में